बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे द रिवोल्यूशन ऑफ द सिटी स्टेट या द रिवोल्यूशन ऑफ द हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट, जिसमें हम फोर्थ पे पहुंचे थे, जिसमें हमने डिस्कस करना था द ग्रीक सिटी स्टेट और पोलिस कि ग्रीक सिटी स्टेट जो थी वो कैसे बनी और उसे पोलिस कौन कहते थे। तो यहाँ पे देखें, ऑन द शोर्स एंड आइसलैंड्स ऑफ एंशियंट ग्रीस इवॉल्व अ न्यू टाइप ऑफ स्टेट द सिटी स्टेट और पोलिस। मतलब कि आइसलैंड्स पे, शोर्स और आइसलैंड्स पे एक न्यू स्टेट ने जन्म दिया जिसे ग्रीक सिटी स्टेट कहा जाता था। जियोग्राफिकली इट इज़ अ लैंड डिवाइडेड बाय सी एंड माउंटेन्स इनटू इन्यूमरेबल आइसलैंड्स एंड वैलीज। मतलब कि ये माउंटेन और सी के दरमियान के एरिया था जहाँ पर बहुत लातादाद जो हैं वो आइसलैंड और वैलीज मौजूद थी। और ये जो लोग थे यहाँ के, ये आइसोलेटेड लाइफ नहीं गुजारते थे। दिस फैक्ट इंक्लाइंस द एंशियंट ग्रीक्स टुवर्ड एन इंटेंस लव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी। ये लोग जो हैं, जिसकी वजह से मतलब कि ये आइसोलेटेड लाइफ नहीं गुजारते थे, इनके रिलेशंस होते थे दूसरी स्टेट की वजह से के साथ, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंस और लिबर्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द एंशियंट ग्रीक्स आर नॉट डोमिनेटेड बाय एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड प्रीस्टहुड। इनके ऊपर कोई भी रिलीजन जो है वो डोमिनेट नहीं था, कोई भी प्रीस्टहुड जो है उसकी डोमिनेंसी के अंदर नहीं थे। देयर लव ऑफ फ्रीडम वाज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द स्पिरिट ऑफ फ्री इक्वेरी इन पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड ऑल अदर फील्ड्स ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। हम देखते हैं कि जो ग्रीक पॉलिटिकल फिलासफर हैं उनका पॉलिटिकल साइंस में बहुत अहम किरदार है, जैसे कि सोक्रेटी हैं, उसके बाद प्लेटो हैं, फिर अरिस्टोटल हैं, और फिर इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल फिलासफर हैं, ये इनकी जो लव है फ्रीडम और लिबर्टी के लिए, और जो उनका फिलासफी और पॉलिटिकल साइंस में वर्क है, और जो वो कहते हैं कि सर्च ऑफ ट्रुथ में जो उनका वर्क है, तो इससे क्लियर कट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट के लोग थे वो लिबर्टी और फ्रीडम को कितना पसंद करते थे। नेक्स्ट देखें, अ स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड सर्च फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड वर्च्यू वर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स। मतलब कि उनके अंदर एक सच्चाई, ट्रुथ के लिए जो उनकी इंक्वायरी होती थी, जो सर्च होती थी, जो रिसर्च करते थे वो लोग, ब्यूटी ऑफ वर्च्यू जो उन लोगों में पाई जाती थी, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था ग्रीक्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द ग्रीक सिटी स्टेट इवेंचुअली इवॉल्व फ्रॉम मोनार्की टू अरिस्टोक्रेसी एंड देन इनटू डेमोक्रेसी एज इन एथेंस। जो ग्रीक सिटी स्टेट था वो पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद अरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हुई, और अरिस्टोक्रेसी के बाद एक वक्त आया जिसमें ये जो ग्रीक सिटी स्टेट है ये डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम आते हैं द रोमन एम्पायर, द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेंड्योर एम्पायर ऑफ द एंशियंट टाइम्स, जिसके बारे में आज तक हम भी सुनते हैं कि रोमन एम्पायर जो थी, फॉर एग्जांपल एक कोट भी बोला जाता है कि ऑल रोड लीड्स टू रोम। तो रोमन एम्पायर जो है, रोम वाज आल्सो अ सिटी स्टेट डॉटेड इन इटली। मतलब इटली जो है, इटली फ्रांस का जो एरिया है, वहाँ पर जो एक सिटी स्टेट पाई जाती थी जिसे द रोमन एम्पायर कहा जाता है। Like Greek, Rome also began as monarchy, then become aristocracy as a republic and finally an empire. जो ग्रीक सिटी स्टेट थी, उसके बाद जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर भी ग्रीक सिटी स्टेट की तरह स्टार्ट में एक मोनार्की थी, उसके बाद इसमें भी यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी आई, और फिर ये एक एम्पायर बन गई। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सम एक्सटेंट इट रिपीटेड द हिस्ट्री ऑफ डिस्पोटिज्म of ancient oriental empires, but there are also difference between the two. अब यहाँ पर देखें, ग्रीक सिटी स्टेट थी, द रोमन एम्पायर था। अब रोमन एम्पायर और ग्रीक सिटी स्टेट में बहुत ज़्यादा फर्क था। रोमन एम्पायर जो है वो एक एम्पायर थी, जबकि ग्रीक सिटी स्टेट जो है वो एक सिटी स्टेट थी। अब यहाँ पर जो है, जो रोमन एम्पायर था, इन्होंने फॉलो किया था डिस्पोटिज्म को, जो कि एशियट ओरिएंटल एम्पायर्स फॉलो किया करते थे। यहाँ पर देखें, अनलाइक द ओरिएंटल एम्पायर्स, रोमन एम्पायर इज अ सिटी स्टेट रिट लार्ज। सिटी स्टेट रिट लार्ज। नेक्स्ट देखें, रूलिंग रोमन एम्पायर रियलाइज्ड अर्लियर दैट द एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट कैन ओनली बी प्रिजर्व्ड by extending the rights and privileges to the conquered people also। हमने पहले डिस्कस किया था ओरिएंटल एम्पायर और ट्राइब्स को, उनके दरमियान ये होता था कि जो ट्राइब्स होते थे वहाँ पर जो मेंबरशिप होती थी वो बाय बर्थ डिफाइन होती थी, जो भी उस ट्राइब में पैदा होता था वो उसी ट्राइब का मेंबर होता था।
अब इसके अलावा कोई स्ट्रेंजर अगर उस ट्राइब में आना चाहता था तो उस स्ट्रेंजर को भी वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो हासिल होते थे, जो कि एक ओल्ड मेंबर को हासिल हैं। जबकि ओरिएंटल एम्पायर उसकी जो बेस थी वो कन्क्वेस्ट और फोर्स पे थी, और वो जब किसी को फतह करते थे या किसी एरिया को कन्क्वेस्ट करते थे तो वहाँ की पॉपुलेशन को वो स्लेव बना लेते थे, और उनके जो हकूक़ हैं वो जो पहले के जो मेन पॉपुलेशन है उनके इक्वल नहीं होते थे, दे आर अंडर सब्जुगेशन। अब यहाँ पर जो रोमन एम्पायर है इसने ये इसकी जो या रूलिंग एलिट थी उसने पहले यही अंदाज़ा लगा लिया कि लोगों को फतह करने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्सपेंशन, जो कंक्वेस्ट की एक्सपेंशन के साथ साथ जो सिविल राइट्स हैं उनको भी एक्सपेंड किया जाए। तो रोमन एम्पायर में क्या हुआ था, सो दे वर मेड सिटीजन नॉट सब्जेक्ट्स, जो कि न्यू कन्क्वेस्ट थी। बट एक डिफरेंस था, बट दे वर ओनली गिवन द सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स वर प्रिजर्व टू द ओनली सिटीजन ओनली, ओल्ड सिटीजन ओनली। लेकिन फिर भी उन्हें जो है सिर्फ सिविल राइट्स दिए गए, और जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो ओल्ड सिटीजन के पास ही प्रिजर्व थे। उसके बाद देखिए अनदर अचीवमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल लॉ। रोमन एम्पायर ने एक सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल लॉ जो है वो बनाया, जिसके ऊपर उनकी गवर्नमेंट है जो रन करती थी। यूनिवर्सल लॉ ऐसे लॉज थे जो कि एप्लीकेबल थे सारे के सारे सिटीजन्स के ऊपर, चाहे कि वो ओल्डर सिटीजन्स हैं या फिर न्यू सिटीजन्स हैं। उसके बाद देखें रोमन लॉ जो कि बेस्ड करता था लॉ ऑफ नेचर ऑफ नेशंस को। रोमन लॉ जो है एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जिसकी बुनियाद पर जो रोमन एम्पायर है वो वर्क किया करती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास है द नेशन स्टेट, जो 7 नंबर पे आता है। जो नेशन स्टेट जो है वो हम देखते हैं क्या होती है। It is based on the bonds of nationality, common religion, language, custom, common aspiration, etc. and strengthened by national boundaries. अब यहाँ पर देखें, इससे पहले हमने द ग्रीक सिटी स्टेट देखी, फिर रोमन एम्पायर, हमने ट्राइब्स भी देखे, स्टेटलेस स्टेट्स भी डिस्कस की, और उसके बाद ओरिएंटल एम्पायर्स भी डिस्कस की। अब आते हैं नेशन स्टेट के ऊपर। अब यहाँ पर जो नेशन स्टेट होती है इसकी बुनियाद नेशन होती है, कौम होती है, और नेशन की बुनियाद क्या होती है, या तो कॉमन रिलीजन होता है, एक कॉमन रिलीजन के लोग मिलकर एक कौम बनाते हैं और फिर वो एक स्टेट बनती है, या फिर एक कॉमन लैंग्वेज के लोग जो हैं वो मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो उर्दू है उसका एक अहम रोल रहा है, क्योंकि उसे मुसलमानों की ज़ुबान समझा जाता था। इसी तरह कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन हैं, कल्चर है, इसकी बुनियाद पर एक कौम बनती है जिसकी वजह से एक स्टेट बनती है। कॉमन एस्पिरेशन है, स्ट्रेंथन बाय नेशनल बाउंड्रीज, और उसके बाद नेशनल बाउंड्रीज हैं जो कि डिफाइन करती हैं एक नेशन स्टेट को। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच रिकॉग्नाइज द सोवरेनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल नेशन स्टेट्स, बिग और स्मॉल, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो ये जो नेशन स्टेट है इसने जन्म दिया इंटरनेशनल लॉ को, विच रिकॉग्नाइजेज द सोवरेनिटी, जिसने तमाम जो नेशन स्टेट्स हैं उनकी खुद मुख्तारी को रिकॉग्नाइज किया, चाहे वो छोटी या बड़ी स्टेट्स हैं, वीक स्टेट्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं। उसके बाद देखें, इट्स एडवेंट इन 15th सेंचुरी इन यूरोप, द नेशन स्टेट हैज़ अज्यूम्ड सेवरल डिस्टेंट फॉर्म। अब ये जो नेशन स्टेट है ये कहाँ पर इमर्ज हुई, ये 15th सेंचुरी के अंदर यूरोप में इमर्ज हुई, और उसके बाद इसने बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं वो ऑब्जर्व की या सेवरल एज्यूम्ड की। सबसे पहले एब्सोलूट मोनार्की। एब्सोलूट मोनार्की क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप लोग मुग़ल एम्पायर को देख लें, जहाँ पर जो सुल्तान होता था वही रूल होता था, वही हुक्मरान होता था, उसका हर वर्ड जो है वो वहाँ पर कानून होता था। दिस इज़ एब्सोलूट मोनार्की। उसके बाद हमारे पास क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जो हैं वो गवर्नमेंट करते थे। कॉलोनियल एम्पायर्स हमने देखी, फैसिस्ट डिक्टेटरशिप बनी जो कि वर्ल्ड वार 2 की मेन वजह बनी, एंड नाउ सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट स्टेट जैसे कि रशिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखी नेशन स्टेट जो कि 15th सेंचुरी के बाद इमर्ज हुई। ओके, एक चीज़ रह गई थी 6 नंबर पे, द फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल स्टेट्स हमसे रह गई थी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फ्यूडल स्टेट कौन सी होती हैं। देखिए, फ्रॉम द एशेज ऑफ रोमन एम्पायर रोज द फ्यूडल स्टेट ऑफ मेडिएवल यूरोप। अब यहाँ पर जो रोमन एम्पायर है जब वो फ्लॉप हुई तो उसकी जो एशेज थे वहाँ से फ्यूडल स्टेट्स ने जन्म दिया। अब देखिए, पाकिस्तान में भी हम अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर फ्यूडल निज़ाम है, जागीरदाराना निज़ाम है। तो ये जो स्टेट्स थी ये कैसे जन्म दिया, विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी एंड सेंट्रल अथॉरिटी वाज वैनिश्ड।
जब रोमन एम्पायर ने फॉल किया तो वहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कोलेप्स कर गई, वहाँ पर कोई सेवरल जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो कौम थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो इससे क्या हुआ, द नोबल्स एंड प्रिंसेस ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स कर्व्ड आउट किंगडम्स एंड प्रिस्मेरिटी ऑफ देयर ओन। जो जर्मैनिक ट्राइब्स के प्रिंसेस और किंग्स थे, नोबल्स थे, उन्होंने अपनी अपनी पर्सनैलिटीज प्रिंसिपैलिटी में अपनी अपनी जो है वो किंगडम्स बना ली। These prince and kings do not possess any authority over lesser states and kings। ये जो प्रिंस और किंग्स थे, इनकी जो स्टेट्स थी ये सोवरन होती थी, मतलब कोई भी जो बड़ी प्रिंस या किंग है बड़ी स्टेट के, वो किसी भी छोटी या लेसर स्टेट्स के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं रखते थे। Instead of it, they created bonds of loyalty based on reciprocal rights and duties between the lord and his vassal। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो तय किए, रेसिप्रोकल राइट्स एक दूसरे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर वेसल रेंडेड द मिलिट्री, और फिर एक वेसल क्रिएट किया। और वेसल क्या करता था, जिसमें ग्रुप ऑफ प्रिंसेस या ग्रुप ऑफ स्टेट्स होती थी जो कि मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इकोनॉमिक ड्यूज और इस किस्म की चीज़ें थी। उसके बाद देखें, द फ्यूडल स्टेट वाज अ सॉर्ट ऑफ लूज अरिस्टोक्रेसी या फ्यूडल बेरन्स एंड प्रिंसेस। ये जो है एक अरिस्टोक्रेसी थी जो कि लूज किस्म की अरिस्टोक्रेसी थी, और ये फ्यूडल बेरन्स और प्रिंसेस की थी। द रिजल्ट वाज कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई मतलब जो है वो फोर्स या कन्क्वेस्ट का रूल नहीं था, जो जिस किस माइट इज़ राइट का था। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर तो हम आए थे कि जो हमने हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन देखी थी, फिर उसके बाद हमने नेशन स्टेट को डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ द स्टेट जो है वो कैसा होगा, या क्या हम पॉसिबल है कि वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ द स्टेट हैज़ नॉट केम टू एन एंड। कि जो स्टेट की एवेल्युएशन का प्रोसेस था वो कि कभी नहीं रुका, और अभी भी जो है वो रुका हुआ नहीं है, स्टिल वो कंटिन्यूस है। इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, परहैप्स मोर फ्यूरियसली देन एवर बिफोर, as is indicated by the global struggle between the Western national democracies and the communist state in the new nation state in the East। अब यहाँ पर देखें कि किस शेप में जाएगी ये जो स्टेट की स्ट्रक्चर है फ्यूचर में, ये प्रिडिक्ट करना इंतहाई मुश्किल है। और जो स्टेट की एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि ये स्टिल कंटिन्यूस है और मोर फ्यूरियसली कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर देखें कि वेस्टर्न नेशनल डेमोक्रेसीज और कम्युनिस्ट स्टेट। अब यहाँ पर देखें, अब दो जो इम्पोर्टेंट हैं, रशिया और अमेरिका को देख लें। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, अब जो रशिया है वहाँ पर कम्युनिस्ट जो है स्टेट है। इन दोनों के दरमियान जो है वो जो सिस्टम चल रहा है, वो जो लड़ाई चल रही है कम्युनिस्ट, अब अमेरिका जो है वो कम्युनिस्ट की जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करना चाहता है, रोकना चाहता है, ताकि वो मूव ना कर सके। तो ये एक स्ट्रगल जारी है। अब ये स्ट्रगल जो फ्यूचर में किस स्टेट को जन्म देती है ये खुदा बेहतर जानता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए, नो वन कैन प्रिडिक्ट परफेक्टली वट विल बी द फ्यूचर ऑफ द स्टेट एट द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी। कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 21st सेंचुरी के एंड पे जो स्टेट है उसका फ्यूचर क्या होगा। इन द पास्ट द स्टेट वॉज वर्शिप्ड एज डिवाइन। जो पास्ट था वहाँ पे जो स्टेट्स थी उनको डिवाइन की तरह वर्शिप किया जाता था, इबादत की जाती थी। then it can be regarded nothing more than a contract between the ruler and rule। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जो स्टेट है उसको सिर्फ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि रूलर और रूल के दरमियान होता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता था। फिर उसके बाद देखें, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज बेस्ट कंसिडर्ड अ नेसेसरी एवल एंड रोस्ट एबोर्ड। अब यहाँ पर देखें कि जो 19th सेंचुरी में जो लोगों के या स्टेट के पीपल थे, उनके यही जो स्कॉलर्स हैं उनकी ये राय थी कि जो स्टेट है इट इज़ द बेस्ट कंसिडर्ड नेसेसरी एवल एंड वर्स्ट एबोर्ड। उसके बाद देखें, इट वॉज एसर्टेड इट्स पावर एंड फंक्शन मस्ट बी कन्फाइंड टू फ्यू एंड नेसेसरी टास्क एज पॉसिबल। फिर उसके बाद जो है वो स्टेट जो है उसके जितना पॉसिबल था उसकी जो वर्किंग है और उसकी जो पावर है उसको काम की गई। और अब देखें, अभी जो एटीट्यूड है टुवर्ड द स्टेट हैज़ टोटली चेंज, अभी चेंज हो चुका है। इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी दैट अपोज द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट फंक्शंस, देयर इज नाउ द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंक्रीज एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इन वेरियस स्फीयर ऑफ द नेशनल लाइफ। मतलब कि जो 19th सेंचुरी थी वहाँ पर स्टेट को जो है कन्फाइन करने की कोशिश की जा रही थी अप टू लिमिटेड रूल्स रेगुलेशन एंड पावर्स देकर। बट जो अभी 21st सेंचुरी है इसमें जो स्टेट है उसकी जो एनरोलमेंट है इंसान की पर्सनल
लाइफ में या इंडिविजुअल लाइफ में उसमें बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड एंड मार्केट, ETC। इवन कि इंसान की हर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट जो हैं वो डिफरेंट, हम स्कॉलर्स के, इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनकी नज़रियात के मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अल-मवारदी हैं। देखिए अल-मवारदी क्या कहते हैं, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिज लॉज शुड बी इम्पोज्ड सो द जस्टिस, ट्रुथ एंड गुडनेस प्रिवेल। जो अल-मवारदी हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो खुद मुख्तारी है, वो सिर्फ अल्लाह ताला को बिलोंग करती है। उन्हीं के रूल जो हैं वो इम्पोज किए जा सकते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर एक अच्छाई और जस्टिस जो है वो प्रिवेल करे। नेक्स्ट है खलीफा इमाम गवर्न्स द स्टेट एज द सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो खलीफा या इमाम होगा वो जो स्टेट को हज़रत मोहम्मद सल्लम के सक्सेसर के तौर पर इसको गवर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड वन है खलीफा इमाम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इम्पोज शरिया सो द मुस्लिम्स कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर फेथ, कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज़। जो खलीफा जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा शरीयत को नाफिज करने के लिए, और उसके बाद जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा फेथ, और उसके बाद जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अल-गज़ाली। देखिए हमारे पास अल-गज़ाली क्या कहते हैं, अल-गज़ाली कहते हैं खलीफा या कैलिफेट इज़ अ डिवाइन स्टेट एंड अल्लाह इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। ये भी कहते हैं कि जो खिलाफत है वही एक डिवाइन स्टेट है और अल्लाह उसमें सुप्रीम अथॉरिटी है। हिज डिवाइन लॉ शुड रूल, वहाँ पर अल्लाह के जो वज़ा करदा रूल हैं उन्हीं के मुताबिक गवर्नमेंट की जाए। उसके बाद थर्ड है ही थॉट खलीफा इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट मुस्लिम रिलीजियस, social and political rights and from internal conspiracies and in external invasion। अब देखिए यहाँ पर अल-गज़ाली जो कहते हैं जो खलीफा होते हैं वो ज़रूरी होते हैं मुसलमानों के रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज़ को किल करने के लिए और एक्सटर्नल इन्वेजन से रोकने के लिए। जबकि जो अल-मवारदी हैं वो कहते थे कि जो खलीफा या कैलिफ होता है ही वाज द सक्सेसर ऑफ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास स्कॉलर हैं वो हैं इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून क्या कहते हैं, the ideal Islamic state established by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam under divine guidance and maintained by खुलफाए राशिदीन। कहते हैं कि जो आइडियल स्टेट थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्टेब्लिश की थी, और उसके बाद जो खलफाए राशिदीन हैं उन्होंने उन्हीं की गाइडेंस को फॉलो किया था और मेंटेन किया था। द खिलाफत है टू फोर्सेस, जो खिलाफत होती है उसके पास दो फोर्सेस होती है, द प्रॉफिटिक शरिया एंड असाबिया। असाबिया वुड बिकम इनएक्टिव इफ द लॉ गिवर एलिमिनेटेड इट। नेक्स्ट देखें, वो कहते हैं मुल्क अंडर शरिया, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रेजुअली लॉस्ट द इनवर्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ खलीफा। यहाँ पर जो इब्ने खल्दून है उन्होंने इस्लामिक स्टेट की कुछ टाइप्स बताई हैं। पहली जो उन्होंने बताई है वो जो है खिलाफत के बारे में बताया है। दूसरी कहते हैं मुल्क अंडर शरिया। तो जब मुल्क अंडर शरिया होता है तो उसमें क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रेजुअली लॉस्ट द इनवर्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ खलीफा, मतलब कि खिलाफत से वो दूर चले जाती हैं। उसके बाद मुल्क अंडर सियासा अकलिया, दिस टाइप ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड एन इस्लामिक स्टेट बट अ मुस्लिम स्टेट। ये जो स्टेट होती है इसको इस्लामिक स्टेट नहीं कहा जा सकता बट इट इज़ अ मुस्लिम स्टेट। उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ स्टेट हैज़ नो रिजेम्बलेंस विद द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ खिलाफत, और ये इस किस्म की जो स्टेट होती है इसका ओरिजिनल जो स्टेट है उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सियासा मदानिया, अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट presented by Al-Farabi and Ibn Sina. Ibn Khaldun disregarded it as it never existed in human society. अल-फराबी और इब्ने सीना ने जो सियासा मदानिया ने का जो दिया था, थ्योरी दी थी, तो इसको जो है वो इब्ने खल्दून ने हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है, और कहा गया कि इसको डिसरिगार्ड किया कि इट नेवर एग्जिस्टेड इन द ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लास्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है द नेचर ऑफ द इस्लामिक स्टेट, कि जो इस्लामिक स्टेट है उसकी क्या नेचर होती है। तो देखें यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट की जो सबसे पहली चीज़ होती है, दिस इज़ सोवरेनिटी ऑफ गॉड, द मैसेज कन्वेड बाय द
all the prophets is the foundation of the system. अब यहाँ पर देखें कि इस्लामिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर सिर्फ अल्लाह के वज़ा करदा कवानीन के मुताबिक गवर्नमेंट की जाए। तो आज की दुनिया में अगर हम एग्जांपल लें तो दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट हमें नहीं मिलती जहाँ पर टोटली जो है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक गवर्नमेंट हो रही हो। नेक्स्ट देखें, लेजिस्लेटेड कंटेन इन द कुरान इज़ द बेसिक लॉ ऑफ द स्टेट। और जो लेजिस्लेशन कुरान में मौजूद हैं वही बेसिक लॉ ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड है, द गवर्नमेंट मस्ट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट गॉड हैज़ रिवील्ड। जो गवर्नमेंट है वो जो भी डिसीजन लें उन्हें सबसे पहले ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि खुदा ताला ने क्या रिवील किया है। जैसा कि सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कुरान इट इज़ नॉट एन इस्लामिक स्टेट। अगर ये कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है तो ये एक इस्लामिक स्टेट नहीं है। फॉर दोज हु टेक डिसीजंस ऑन अदर देन व्हाट गॉड हैज़ रिवील्ड आर अनबिलीवर्स। और वो जो लोग वो डिसीजन लेते हैं जो कि जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया तो वो डिसबिलीवर्स हैं। तो ये चीज़ें थी। तो नेचर ऑफ इस्लामिक स्टेट में हमने देख लिया कि सबसे पहले सोवरेनिटी ऑफ गॉड है, उसके बाद लेजिस्लेशन जो कि कुरान मजीद में मौजूद है वही यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अल्लाह ताला के वज़ा करदा कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट कोई भी फ़ैसला लेगी वो कुरान मजीद और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होगा, तभी वो स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट कहलाएगी। और अगर वो लोग अल्लाह ताला के कवानीन को, रूल्स को मद्देनज़र रख कर अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो उन्हें डिसबिलीवर्स कहा जाएगा। तो जो स्टेट है, इस किस्म की स्टेट जो है वो एक मुस्लिम स्टेट तो होगी लेकिन इस्लामिक स्टेट नहीं होगी। अभी जो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक स्टेट। थैंक यू।